नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह है रेफरेंस टेक्स्ट बुक सामाजिक विज्ञान, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के इस टॉपिक से संदर्भित 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, है ना। 3 टॉपिक। आज हम लोग चौथे टॉपिक पर इससे संदर्भित पहले ही पाठ का चौथा टॉपिक जो बनाकर आया है। इस टॉपिक को जानने के पहले हम अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज यह याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रीयकरण की बातें हो रही हैं। उसी यूरोप के राष्ट्रीयकरण के अंतर्गत आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वह है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। हमारा टॉपिक क्या है? उदारवादियों की क्रांति। तो शुरू करिए। और दूसरा है जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। इन 3 मुद्दों पर हम लोगों को चर्चा करनी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच चलते हैं। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक टॉपिक होगा। मूलतः यहाँ तक हम लोगों को पहुँचना है। 1815 तक हम लोग जाने कि 1815 में घटनाएं क्या हुई थी। 1815 की घटनाओं में हमने देखा कि नेपोलियन पराजित होता है। नेपोलियन के पराजय होने के बाद नव रूढ़वादियों के द्वारा सत्ता स्थापित की जाती है। इसको देखें। उन स्थापना के बाद भी देखे होंगे उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा लगातार उनके खिलाफ गुप्त संगठन की स्थापना की जा रही है। 1830 तक जाते जाते पुनः एक बार सत्ता पर आप देखेंगे पढ़ाया गया मेसनी के विषय में गुप्त संगठन भी स्थापित किए गए। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह है 1848 में। 1848 में बच्चों यूरोप में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां यूरोप के अंतर्गत भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी कहाँ 1848 में यूरोप के अंतर्गत क्या दिखाई दे रहा है? बेरोजगारी दिखाई दे रही है, भूखमरी है, गरीबी है। यह सारी चीज़ें 1848 में मूल रूप से यूरोप के अंतर्गत दृष्टिगोचर होता है। लेकिन जिस समय यह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से जनता बहाल हो रही है, बेरोजगारी से जनता बहाल हो रही है, उसी समय अर्थात कौन सा समय? 1848 में। इसी समय मध्य वर्ग के लोगों द्वारा मध्य वर्ग के संदर्भ बताया गया एक क्रांति होती दिखाई दे रही है। मध्य वर्ग के अंतर्गत क्रांति दिखाई दे रही है, क्रांति होती दिखाई। जिस समय यह गरीबी, भूखमरी चल रही है, उसी समय 1848 में मध्य वर्ग में एक क्रांति हो रही थी। मध्य वर्ग में क्या हो रही थी? एक क्रांति हो रही थी। और इस क्रांति के फलस्वरूप, बात समझिएगा, 1848 में एक घटनाएं, मध्य वर्ग में इन घटनाओं से प्रभावित एक क्रांति हो रही थी। इन क्रांतियों के फलस्वरूप क्या हुआ? इन क्रांतियों के फलस्वरूप अर्थात इन घटनाओं के फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। राजा को क्या करनी पड़ी? राजा को
गद्दी छोड़नी पड़ी। राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। क्लियर हुआ? 1848 में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और इसी के समतुल्य इसी समय मध्य वर्ग में क्रांति की शुरुआत, जिसके फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। राजा को और एक गणतंत्र की घोषणा की गई। गद्दी छोड़नी पड़ी और एक क्या घोषित किया गया? एक गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों को सार्वजनिक मताधिकार, जो सभी पुरुषों को क्या दे रहा है? सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। जो सभी पुरुषों पर सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। सभी सार्वजनिक पुरुषों पर मताधिकार पर आधारित था। ये घटनाएं क्या हैं? यूरोप के अंतर्गत हो रही हैं। यह घटना कब है? 1848 में। फिर से सुन लें, 1848 में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसी चरम पर पहुंचने में मध्यम वर्ग के द्वारा एक क्रांति हो रही है और जिसके फलस्वरूप राजा को गद्दी छोड़ने पर विवश होना पड़ा और इस गद्दी छोड़ने पर एक नए गणतंत्र की घोषणा की जा रही, जिसमें सभी पुरुषों को सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था। सभी को सार्वजनिक मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त था। यहां तक बात तो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक मता यूरोप के अन्य राज्यों में, ये तो था यूरोप के जो अन्य राज्य थे जहां अभी तक स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे। यूरोप के अन्य राज्य, ऐसे राज्य जो अभी स्वतंत्रता के अस्तित्व में नहीं आए थे, वहां उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद, जो यूरोप के ऐसे राज्य जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे, ऐसे राज्य क्या मांग कर रहे हैं? संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय, संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया। संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीयकरण की मांग से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? राष्ट्रीयकरण की। जो अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए थे वे संविधान को किससे जोड़ दिए? राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ जोड़ दिए। 1848 में फिर देखें वही घटना चल रही। 1848 में रूढ़वादी ताकतें, रूढ़वादी जो शासन सत्ता पर हैं, रूढ़वादी ताकतें उदारवादी आंदोलनों को, जो आंदोलन चल रहा है उदारवादी आंदोलनों को दबाने में कामयाब हुई। उदारवादी आंदोलनों को दबाने में क्या हुई? दबाने में कामयाब हुई। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रूढ़वादी जो है, उदारवादी का जो आंदोलन था, इसे दबा नहीं सकी। दबाने में क्या हुई? हमने कहा कामयाब हुई, सफल हुई, किंतु पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर सके। किंतु दबाने में तो सफल हुई, लेकिन जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, पुरानी व्यवस्था को बहाल करने में वे सफल नहीं हुए। पुरानी व्यवस्था को बहाल करने में सफल नहीं हुए। अब उदारवादी व्यवस्था को तो दबा दिए, लेकिन उन दबाने के बाद भी पुरानी व्यवस्था को वह दबा नहीं सके। राजाओं को यह महसूस हो गया कि अब
उन तानाशाही उन राजाओं को इस बात का महसूस हो गया कि उदारवादियों को दबा करके नहीं, उनको पूरी तरह से अगर हम समझें, उन्हें दबा करके उनके क्रांति को नहीं रोका जा सकता, बल्कि सहूलियत देकर ही, उन्हें दबाकर नहीं, राजाओं ने यह सोचा, उन्हें दबाकर नहीं बल्कि सहूलियत देकर, सहूलियत माने सुविधा देकर, सहूलियत देकर ही वे क्रांति और दमन, वे क्रांति और दमन, वे क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त कर सकते हैं या समाप्त किया जा सकता है। यहीं से उदारवादियों को या राजाओं को इस बात का एहसास हो गया कि हम इन उदारवादियों को दबा करके बहुत दिन तक नहीं, क्योंकि लगातार दबाए जा रहे हैं, लगातार उभर रहे, लगातार आप इस चीज को पूरे यूरोप के अंतर्गत दिखाई दे रहा है दबा कर, बल्कि इन्होंने क्या महसूस किया कि हम इन्हें सहूलियत देकर इनके क्रांति और दमन चक्र को समाप्त किया जा सकता था, समाप्त कर सकते हैं इन्हें क्रांति के द्वारा। अब हम उदारवादियों की क्रांति, आप क्लियर हुए कि नहीं? फिर से सुन लीजिए, उदारवादियों की क्रांति क्या है? रूढ़वादियों के खिलाफ इनका किया गया रूढ़वादी की व्यवस्थाओं को तोड़ना। और रूढ़वादी की व्यवस्था क्या थी? सारांश रूप में जानिए कि तानाशाही राजाओं का जो अधिकार था उसे स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि राज संवैधानिक तंत्र की स्थापना चाहते थे, एक गणतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। और गणतंत्र की व्यवस्था को लाने के लिए इनके द्वारा बार बार आंदोलन किए जा रहे हैं। और आज भी जब हम इस पैराग्राफ में 1848 के तहत हम पहुंचते हैं, फिर भी उदारवादियों को आंदोलन को रूढ़वादियों के द्वारा जरूर रोक दिया गया, लेकिन यह रोकना भी सफल भी रहा। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि यह रोकने में सफल तो जरूर हुए, लेकिन उन्हें यह भी आभास दिला दिया यह आंदोलन कि इन्हें बार बार इस क्रांति के बार बार हम दंड के माध्यम, हिंसा से या किसी भी और भी तरीके से रोक बहुत दिनों तक नहीं रोक सकते। तब इन्हें सहूलियत दे करके, इन्हें कुछ और भी सुविधाएं दे करके इनके आंदोलन को रोका जा सकता है। यह था किसका? उदारवादियों की क्रांति का। किसका था? उदारवादियों की क्रांति का। अब आता है जर्मनी का एकीकरण। किस विषय पर आता है? जर्मनी का एकीकरण। चलें देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जर्मनी का एकीकरण की बात करें तो 19वीं शताब्दी में जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत हम कहाँ करते हैं? 19वीं शताब्दी के आरंभ में। अगर हम कहें जर्मनी के संदर्भ में 19वीं शताब्दी तक जर्मनी एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। एक भौगोलिक क्या है? अभिव्यक्ति मात्र है। भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। भौगोलिक मतलब भौगोलिक मतलब स्थान मात्र है, अभिव्यक्ति मात्र है, कोई विशेष बात नहीं, अभिव्यक्ति मात्र है। 19वीं शताब्दी तक जर्मनी एक भौगोलिक क्या है कहने के लिए जर्मन देश है, एक व्यक्ति का प्रतीक था। और इस समय जर्मनी में अनेक छोटे छोटे, जर्मनी के अंतर्गत, यहां ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में अनेक राज्य थे। जर्मनी में कितने थे 19वीं में? अनेक राज्य थे। देख लीजिएगा, जर्मनी में अनेक राज्य थे। कब? 19वीं शताब्दी में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ऐसे समय में जर्मनी में क्या है? अनेक राज्य थे, जिन पर, इन अनेक राज्यों पर, जिन पर ऑस्ट्रिया का, किसका? ऑस्ट्रिया का
वर्चस्व स्थापित था। इन अनेक राज्यों में वर्चस्व किसका था? ऑस्ट्रिया का। अनेक राज्यों थे, इन अनेक राज्यों में एक राज्य था, कौन सा? ऑस्ट्रिया, जिस पर इसका प्रभुत्व ज्यादा दिखाई देता है। ये राजा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। अनेक राजाओं में जो भी थे वे राजा किसके विरुद्ध? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। जर्मनी के राज फ्रांसीसी, लेकिन ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नहीं जा सकते थे, लेकिन जर्मनी के जो देशभक्त थे या जर्मनी के राज के लोग, जनता, जर्मनी या स्वयं जर्मनी आप कह दीजिए, जर्मनी फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। जर्मनी जो किससे? फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। ऑस्ट्रिया, फिर से सुने, जर्मनी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत अनेक राज्य थे जिन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। अनेक राज्य थे, लेकिन उन पर क्या कहेंगे? उन पर किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और ऑस्ट्रिया के प्रभाव का होने के नाते, आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के प्रभाव को होने के नाते अन्य राजा ऑस्ट्रिया के खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जर्मनी फ्रांस की क्रांति को नहीं भूला था। जर्मनी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित था। किसकी क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से जर्मनी बखूबी क्या था? प्रभावित था। और 1815 में वियना कांग्रेस, अब यहां ध्यान दीजिएगा, फिर वियना चल रहा, वही टॉपिक है। 1815 में वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस जान रहे हैं ना, संधि हुआ था वियना कांग्रेस, जिसमें नेपोलियन के साथ संधि हुआ था। वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला था। इसमें किसका था? वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का बोलबाला था। जर्मनी को पुनः 38 राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। जर्मनी को आपको बताया गया है कितने राज्यों में विभक्त कर दिया गया था? 38 राज्यों में। किसमें? वियना कांग्रेसियों पर प्रभुत्व किसका था? प्रतिक्रियावादियों का था। इसमें क्या किया गया था? जर्मनी को 38 राज्यों में क्या किया गया था? विभक्त कर दिया गया और एक ढीला ढाला संघ बनाया गया था। 38 राज्यों का क्या था? यह एक ढीला ढाला संघ बना दिया गया था 38 राज्यों का, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का साम्राज्य था। फिर से सुने, 1815 में वियना कांग्रेस पर प्रतिक्रियावादियों का अधिकार था। उस समय जर्मनी में 38 राज्यों का ढीला ढाला एक संघ बना दिया गया था, जिस पर ऑस्ट्रिया का साम्राज्य, जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट होता था। जिसका अध्यक्ष कौन होता था? ऑस्ट्रिया का सम्राट होता था। किंतु जर्मन देशभक्त इससे संतुष्ट नहीं थे। फिर बात आ गई, जर्मन देशभक्त इन चीजों से क्या संतुष्ट थे? नहीं थे। कहने का मतलब कि वियना कांग्रेस में जो समझौता हुआ, किसके? रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया से जो समझौते हुए, इस समझौते से क्या जर्मन राष्ट्र संतुष्ट था? जर्मन के लोग नहीं। कारण उसमें पहला बताया गया कि वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादियों का ज्यादा वर्चस्व था। यह भी कह दिया गया कि वियना, जर्मन को 38 राज्यों के संघों में बांटा गया, रखा गया और अध्यक्ष उसका, ऑस्ट्रिया के सम्राट को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इस कार्यों से जर्मन की जनता संतुष्ट नहीं थी। जर्मन की जनता इस कार्यों से संतुष्ट नहीं थी।
1830 में, यहां ध्यान दीजिएगा, कब? 1830 में जर्मन राज्यों में विद्रोह हो गया। 1830 में जर्मन राज्यों में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। 1830 की घटना क्या हुई? जर्मन में जो राज्य थे इसमें आपस में क्या हो गया? विद्रोह हो गया। कई शासकों को उदारवादी संविधान, विद्रोह हुआ तो कई शासकों को, जिसमें भी शासक थे, कई शासकों को उदारवादी संविधान लागू करने पड़े। उदारवादी संविधान लागू करने पड़े। उदारवादी संविधान लागू करने पड़े। जब विद्रोह हुआ, कहां? जर्मन में राज्यों में विद्रोह हुआ तो यहां क्या हो गया? उदारवादी संविधान लागू हुई। लेकिन इस उदारवादी संविधान लागू होने से मेटरनिख को यह चीजें पसंद नहीं आई। मेटरनिख को इस चीज को कतई पसंद नहीं आया। यहां उदारवादी संविधान को ये चाहते नहीं थे, इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब 1848 में आते हैं। कहां? 1848 के अंतर्गत आते हैं। कहां आते हैं? 1848 में जर्मनी राज्यों में देखा जाए तो मेटरनिख के पतन से जर्मनी राज्यों को प्रोत्साहन मिला। मेटरनिख के पतन से जर्मनी राज्यों को क्या मिल गया? प्रोत्साहन मिल गया। जर्मनी को प्रोत्साहन कहां से मिलता है? मेटरनिख के पतन के बाद जर्मनी राज्यों को क्या मिला? प्रोत्साहन मिलता है और वहां नई जागृति आई। और उन्हें मेटरनिख के पतन के बाद जर्मनी में एक नए जागरण की उत्पन्न हुई और राजाओं को विवश होकर संविधान जनता को प्रदान करना पड़ा। और मेटरनिख के पतन के बाद, मेटरनिख के पतन होने के बाद राजाओं को विवश होकर के, जो और राजा थे, राजाओं को विवश होकर जनता के लिए संविधान प्रदान करना, संविधान देना पड़ा, संविधान प्रदान करना पड़ा मेटरनिख के पतन के बाद, और प्रदान करना पड़ा। और इसे जनता के द्वारा संविधान जब जनता को दिया गया, इसी के बाद घटना क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। 1861 में विलियम प्रथम 1861 में विलियम प्रथम 1861 में विलियम प्रथम प्रसा का सम्राट था। 1861 में विलियम प्रथम क्या था? प्रसा का सम्राट था। प्रसा का सम्राट 1861 में कौन था? विलियम प्रथम यहीं का सम्राट था। पूरा ये जर्मनी का फिगर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। विलियम प्रथम प्रथा का क्या था? सम्राट था। संवैधानिक राजतंत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखता था। विलियम प्रथम का नजरिया कैसा था? विलियम प्रथम भी संवैधानिक राजतंत्र को एक अविश्वास की दृष्टि से देखता था। एक अविश्वास की दृष्टि से देखता था। एक अविश्वास की दृष्टि से देखता था। जर्मनी के एकीकरण
अब यहां ध्यान देना, जर्मनी के एकीकरण में के लिए अगर देखा जाए तो जर्मनी के एकीकरण के लिए सेना को मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? जर्मनी के एकीकरण के लिए सेना को मजबूत करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, किंतु संसद के द्वारा यह धन उपलब्ध नहीं कराया गया और राजा के द्वारा संसद को भंग किया गया। लेकिन दूसरी संसद भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, इनकार कर दिया और दूसरी संसद भी इसे कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुई, अर्थात विवश होना पड़ा। तो जर्मनी के एकीकरण में यहां हमने जो चर्चा किया, एक टॉपिक आपका और बचता है, बिस्मार्क और जर्मनी। यह हम दोनों टॉपिक एक साथ लेकर आएंगे, बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण इटली के एकीकरण के साथ। ये दोनों टॉपिक हम एक साथ पढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ तक केवल पढ़े हैं 18 से 48 उदारवादी और जर्मनी। रही बात बिस्मार्क और जर्मनी के एकीकरण को हम अगले टॉपिक में जर्मनी और का एकीकरण के साथ साथ बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण के विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे और इटली के एकीकरण के साथ हमारा यह सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो अनवरत आज चौथा लेक्चर था, यह अगले टर्म में भी अभी पहले पाठ का 5वां लेक्चर जब बनेगा तब ये पूरा कंप्लीट होगा, तब आपका यह पूरा पहला टॉपिक कंप्लीट होगा। तो कहने का मतलब इसी के साथ अब यहाँ का क्लास आज का समाप्त करता हूँ। यह दोनों टॉपिक आपको एक साथ अगले क्लास में उपलब्ध कराया जाएगा। जय हिंद।